व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिमाग में केजीबी, बेहिसाब ताकत और ना जाने कितने गहरे रहस्य घूमने लगते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस बेहद जटिल और रहस्यमय इंसान की कहानी को डिकोड करने वाले हैं और शुरुआत एक ऐसी ऐतिहासिक पहेली से करेंगे जो सच में हैरान कर देने वाली है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक इंसान और उसके बचपन के पूरे 10 साल गायब। मतलब उनके माता पिता की असली पहचान और शुरुआती 10 सालों का कोई पक्का रिकॉर्ड ही नहीं है। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि किसी राष्ट्राध्यक्ष के जीवन का एक पूरा दशक बस यूं ही मिटा दिया जाए? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग कहानियां आमने सामने हैं। देखिए, एक तरफ है क्रेमलिन का ऑफिशियल रिकॉर्ड जो कहता है कि पुतिन का जन्म लेनिनग्राद में व्लादिमीर और मारिया के घर हुआ था और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, राइट? लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आता है वेरा पुतीना से। ये एक जॉर्जियाई महिला थी जिन्होंने जीवन भर ये दावा किया कि वो पुतिन की असली मां हैं। उनके मुताबिक पुतिन का जन्म जॉर्जिया में हुआ था, लेकिन जब वो 9 साल के थे तो पारिवारिक झगड़ों की वजह से उन्हें पहले एक फॉस्टर होम और फिर दूर के रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। दोनों कहानियों में जमीन आसमान का फर्क है। अब इस टाइमलाइन को देखिए। मार्च 2000 का ये महीना बहुत बहुत संदिग्ध है। आर्ट्योम बोरोविक नाम के एक जाने माने रूसी पत्रकार थे जो वेरा पुतिना की इसी कहानी के सबूत लेने जॉर्जिया जा रहे थे। चुनाव से ठीक 17 दिन पहले 9 मार्च को उनकी चार्टर फ्लाइट एक रहस्यमय हादसे का शिकार हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। और फिर 26 मार्च को व्लादिमीर पुतिन भारी बहुमत से राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कुछ और? ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि इस अतीत की जांच करना सच में जानलेवा था। कम से कम 3 प्रमुख हस्तियां जो इस कहानी की तह तक जाना चाहती थीं, उनकी रहस्यमय हालात में जान चली गई। इनमें आर्ट्योम बोरोविक, उनके साथ विमान में मौजूद जिया बाजेव और बाद में जॉर्जिया में ही मारे गए मशहूर इतालवी पत्रकार एंटोनियो रूसो शामिल थे। मतलब जो भी इस राज के करीब पहुंचा वो नहीं बचा। खैर, इन रहस्यों और थ्योरी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस सफर की जो पूरी तरह से ऑफिशियल है लेकिन किसी ड्रामे से कम नहीं है। कैसे भयंकर गरीबी से निकलकर कोई सीधा सत्ता के शिखर तक पहुंच जाता है। अगर हम आधिकारिक रिकॉर्ड्स को ही लें तो उनका बचपन बहुत ही ज्यादा संघर्षों से भरा था। देखिए, उनके दादा भले ही लेनिन और स्टालिन के रसोइया थे, लेकिन उनके अपने परिवार ने द्वितीय विश्व युद्ध का सीधा और भयानक कहर झेला था। माँ एक फैक्ट्री में मजदूरी करती थी, पिता सेना में थे। लेनिनग्राड की वो भयंकर गरीबी, भूखमरी और सबसे दुखद बात, बचपन में ही बीमारी और भूख से अपने 2 बड़े भाइयों को खो देना। ये ऐसी चीजें हैं जो किसी भी इंसान को अंदर तक बदल देती हैं। इन्हीं हालातों ने पुतिन के अंदर वो एक्सट्रीम डिसिप्लिन और कठोरता पैदा की जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। और इसी कठोरता ने उनके करियर को एक गजब की रफ्तार दी। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1990 में वो केजीबी के लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर होते हैं और उसके बाद का सफर तो बस एक रॉकेट की तरह है। सिर्फ 10 साल के अंदर 1994 में सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर, 1998 में एफएसबी के प्रमुख, 1999 में प्रधानमंत्री और साल 2000 में रूस के राष्ट्रपति। चेचन विद्रोहियों के खिलाफ उनके सख्त रवैये ने उन्हें रातों रात एक लौह पुरुष बना दिया था। अब उनके व्यक्तिगत सफर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उनकी उस बड़ी जियोपॉलिटिकल सोच की जिस पर सोवियत संघ के पतन का बहुत गहरा असर है। ये जो कोट है ना, सोवियत संघ का विघटन 20वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक त्रासदी थी। सच कहूं तो ये पुतिन के पूरे वर्ल्ड व्यू का निचोड़ है। बचपन की गरीबी और 1991 में सोवियत संघ के टूटने की घटना ने उनके दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी है और यही वो चीज़ है जो उनकी विदेश नीति को ड्राइव करती है। वो अतीत का खोया हुआ गौरव और ताकत वापस पाना चाहते हैं। तो इस सोच का असर हमें कहाँ दिखता है? यूक्रेन में। आइए इस टेबल के जरिए इस विवाद की जड़ों को समझते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है। 1932-33 के भयानक होलोडोमोर अकाल में जब 40 लाख लोग मारे गए थे, वहां से लेकर 1991 में यूक्रेन की आज़ादी, 2014 में क्रीमिया का विलय और फिर 2022 का ये बड़ा सशस्त्र संघर्ष, हर घटना ने एक दूसरे को ट्रिगर किया है। ये एक बहुत ही लंबी और जटिल ऐतिहासिक चेन है। अब यहां पर बिल्कुल निष्पक्ष होकर दोनों पक्षों के नजरिए को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रूस का अपना स्टैंड है। उनका साफ कहना है कि वो डॉनबास इलाके में रूसी भाषी लोगों की रक्षा कर रहे हैं और नाटो के विस्तार को रोकना उनका मकसद है।
वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और पश्चिमी देशों का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। वो इसे यूक्रेन की संप्रभुता, उसकी सीमाओं की रक्षा और एक स्वतंत्र देश के रूप में अपने लोकतांत्रिक सहयोगी चुनने के अधिकार की लड़ाई मानते हैं। ये दो एकदम अलग और न झुकने वाले नजरिए हैं जिन्होंने आज के इस बड़े संघर्ष का रूप ले लिया है। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और एक बिल्कुल अलग भू राजनीतिक मैदान की बात करते हैं, भारत और रूस के रणनीतिक संबंध। ये पार्टनरशिप कोई आम पार्टनरशिप नहीं है। ये सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है। यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल जैसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड सिस्टम का जॉइंट डेवलपमेंट हो रहा है। T-90 टैंकों का प्रोडक्शन हो, कुडनकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना हो, या फिर ग्लोनास और चंद्रयान 2 जैसे गहरे अंतरिक्ष मिशन, ये एक बेहद मल्टी डायमेंशनल और भरोसेमंद रिश्ता है। और अगर हम इसे नंबर्स में देखें तो इस रिश्ते का आर्थिक स्केल सच में हैरान करने वाला है। इस चार्ट को देखिए, 2009 में दोनों देशों का व्यापार $7.46 बिलियन था, लेकिन भविष्य के लिए जो टारगेट सेट किया गया है वो सीधे $20 बिलियन है। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि दोनों देश अपने इस व्यापार को किस बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत बड़ा और अहम सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के एक गरीब, टूटे हुए परिवार से निकला एक लड़का, जिसके अतीत में इतने सारे रहस्य और KGB का वो सख्त अनुशासन है, वो इंसान आने वाले समय में 21वीं सदी की इस पूरी दुनिया को किस तरह से आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।